हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने काफ़ी सारा जो लॉजिकल वर्क था वो कंप्लीट कर लिया था। हमने ये सारे फंक्शंस बना लिए थे, कैसे हमारा क्विज़ स्टार्ट होगा। ठीक है, टाइम ओवर हमने चेक किया था। उसके अलावा हमने क्विज़ हमारा कैसे स्टार्ट होगा, कैसे हमारे पास प्लेयर की जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसीव होगी, उसको हम स्टोर करवाएंगे हमारे क्विज़ अटेम्प्ट नाम के मॉडल के अंदर। और सेशन के अंदर भी हमने आईडी को स्टोर करवाया था। हमने टाइम कैलकुलेट किया था कि हमारा क्विज़ एक्सपायर कब होगा, और हमने क्वेश्चंस निकाले थे रैंडमली। 5 क्वेश्चंस हमने ले लिए थे स्टार्टिंग के, और हमने जो है क्वेश्चन का ऑर्डर नंबर जनरेट करवाया था। सारे के सारे जो क्वेश्चंस हमने डिसाइड कर लिए थे जो आएंगे, वो हमने अटेम्प्ट आंसर के अंदर स्टोर करवा दिए थे। और यहाँ पे हमने रीडायरेक्ट करवा दिया था क्विज अंडरस्कोर क्वेश्चन में। ठीक है, और भी सारे फंक्शन थे। क्वेश्चन व्यू था, ठीक है। एंड उसके अलावा आपके पास सबमिट आंसर था, जिसमें आपने एआई का रिस्पॉन्स जनरेट करवाया था, करेक्ट आंसर चेक किया था। ठीक है, तो अब इन सब के लिए हमें क्या बनाना है, यूआई बनाना है। तो सबसे पहला जो हम दिखाएंगे वो क्विज़ स्टार्ट होने के बाद जो पेज आएगा वो हमारा ये वाला पेज आएगा, जिसमें क्वेश्चन रहेगा, टाइमर रहेगा, यूज़र का नाम भी रहेगा, एंड ऑप्शंस रहेंगे। तो अगर हम यहाँ से देखते जाएं स्टार्टिंग से, एक बार फिर से मैं बार बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट क्विज पहले मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, हम सर्वर को चालू कर देते हैं। तो मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट यहाँ पे चालू कर देता हूँ। वर्चुअल इन्वायरमेंट को मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। ठीक है, आपने अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम लिखा, स्क्रिप्ट्स के अंदर गए और एक्टिवेट कर दिया। और इसी फोल्डर में था हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। तो सबसे पहले तो हमारा होम पेज आएगा। होम पेज हमने ऑलरेडी डिज़ाइन कर लिया था, जिसमें हम यूज़र से क्या लेंगे। ठीक है, अभी ये एडमिन का लॉगिन किया हुआ है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हम गेस्ट यूज़र के लिए भी कर सकते हैं, और वैसे एडमिन के लॉगिन से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लॉग आउट भी कर सकते हो इसको। ठीक है, तो फर्स्ट पेज पे आप यूज़र का नाम लोगे और डिफ़िकल्टी लेवल सेलेक्ट करोगे, और जैसे ही आप स्टार्ट क्विज़ पे क्लिक करोगे, तो अगर मैं होम पेज को एक बार देखूं, यहाँ पे मैंने पोस्ट मेथड दिया हुआ है। ठीक है ना। वैसे तो ये हमारा अपने आप जो है एक्शन। ओके, एक काम करते हैं, इसके एक्शन में हम यूआरएल प्रोवाइड कर देते हैं, कि हमारा जो डेटा है वो कहाँ पे रिसीव होना चाहिए। डेटा मुझे रिसीव करना है इस वाले फंक्शन के अंदर, स्टार्ट अंडरस्कोर क्विज के अंदर। तो हम यहाँ पे एक्शन भी दे सकते हैं, एक्शन के अंदर यूआरएल बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यूआरएल दे दिया क्विज अंडरस्कोर स्टार्ट। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यही हमारा यूआरएल था क्विज। देखो ये होम पेज पे हमें जो फॉर्म है वो दिख रहा है, बट बाकी यूआरएल हमने यहाँ पे दिए नहीं है अभी तक। तो सारे जो यूआरएल हमने डिसाइड किए थे व्यूज डॉट पी वाई के अंदर, ये वाला था क्विज स्टार्ट के लिए। ठीक है, तो क्विज अंडरस्कोर स्टार्ट जो यूआरएल का नाम दिया है, इस यूआरएल
पे इस यूआरएल का नाम हमने ये दिया हुआ है और इस पे हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो यूआरएलएस हमने डिसाइड किए थे उनको हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया। और उसके बाद जो था आपका, जब आप ये सब आपको नाम डिफ़िकल्टी ये सब मिलेगा, क्वेश्चंस वगैरह डिसाइड हो जाएंगे, टाइम वगैरह आपका कैलकुलेट हो जाएगा, एंड उसके बाद आपने यहाँ पे क्विज अंडरस्कोर क्वेश्चन पे रीडायरेक्ट किया है। तो ये था हमारा क्विज अंडरस्कोर क्वेश्चन का यूआरएल जिस पे हमारा ये वाला फंक्शन चलेगा। इस पे हम अटेम्प्ट का आईडी और क्वेश्चन का नंबर ये पास करेंगे। तो इसका भी यूआरएल हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे एक पार्टिकुलर जो क्वेश्चन हमें दिखाना रहेगा वो हम क्वेश्चन अंडरस्कोर व्यू से हमें मिलेगा। यहाँ पे तो हमने ऑर्डर में 1 पास कर दिया था, तो जो पहला क्वेश्चन था वो यहाँ पे हमें 1 मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने निकाल लिया। पहले तो टाइम ओवर वगैरह तो नहीं हुआ है वो चेक कर लिया, और अगर टाइम ओवर नहीं हुआ है तो रिमेनिंग टाइम कितना बचा है वो सब कैलकुलेट कर लिया था और रीडायरेक्ट कर दिया था क्वेश्चन डॉट HTML पे। तो इस वाले पाथ को भी हम ये तो शायद मैंने बता दिया यहाँ पे। क्विज अंडरस्कोर क्वेश्चन ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा, इस वाले पेज पे जाके जैसे ही हम अपने आंसर को सबमिट करेंगे तो हमारा ये वाला फंक्शन चलेगा। उसके लिए हमारा यूआरएल कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा। तो इस वाले यूआरएल को भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। एंड इस वाले यूआरएल पे हमारा ये सबमिट आंसर वाला फंक्शन चलेगा, व्यू फंक्शन। और इसमें हमने क्या किया था, जो भी हमने चॉइस यूज़र ने जो सेलेक्ट किया आंसर वो रिसीव किया, और एक्चुअल में डेटाबेस में करेक्ट आंसर कौन सा है वो हमने कंपेयर किया। उसके हिसाब से हमने ट्रू और फॉल्स डिसाइड किया कि आंसर सही दिया है या गलत दिया है। फिर हमने एआई का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे जनरेट करवाया, और ये सारी चीज़ें हमने स्टोर करवा दी हमारे आंसर अटेम्प्ट वाले मॉडल के अंदर। और फिर हमने रीडायरेक्ट करवाया क्विज अंडरस्कोर रिव्यू पे, जहाँ पे यूज़र को पता चलेगा कि उसने सही जवाब दिया है या गलत जवाब दिया है, और नेक्स्ट वाला बटन भी मिलेगा जिस पे क्लिक करके आगे का क्वेश्चन यूज़र को मिलेगा। तो इस यूआरएल को भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। एंड देन आफ्टर, ठीक है, फिर हमारा जो रिज़ल्ट वाला पेज रहेगा ये फंक्शन चलेगा। तो इसमें हमारा नेक्स्ट ऑर्डर कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट नंबर कैलकुलेट हो जाएगा जो क्वेश्चन का नेक्स्ट नंबर रहेगा। और हमें पता भी चलेगा कि कहीं लास्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो लास्ट तो नहीं है। अगर लास्ट है तो स्कोर वगैरह कैलकुलेट कर लो। और यहाँ पे हमने रेंडर करवाया इस पेज को, और इस पेज पे जब हमारे सारे आंसर हो जाएंगे तो हम फाइनल रिज़ल्ट वाले पेज को देख पाएंगे। और फाइनल रिज़ल्ट वाले पेज को रेंडर करने का काम हमारा इस वाले फंक्शन का रहेगा। तो इसका जो यूआरएल था वो भी मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो ये सारे यूआरएल मैंने यहाँ पे अभी तक प्रोवाइड कर दिए। एंड अब हम पहला जो यूआई बना लेते हैं सबमिट करने के बाद, ये वाला। ठीक है, जैसे ही हमने नाम वगैरह डाल के सबमिट किया, ठीक है, डिफ़िकल्टी को सेलेक्ट किया और जो नाम दिया उसकी इन्फॉर्मेशन हमें रिसीव होगी स्टार्ट अंडरस्कोर क्विज के अंदर। और ये हमें
रीडायरेक्ट करेगा कहाँ पे, क्विज अंडरस्कोर क्वेश्चन पे। ऑर्डर के अंदर 1 मिलेगा, अटेम्प्ट के अंदर अटेम्प्ट का आईडी मिलेगा। क्विज अंडरस्कोर क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप देखो क्विज अंडरस्कोर क्वेश्चन हमें आईडी मिला और ऑर्डर नंबर मिला, और ये फंक्शन चला क्वेश्चन अंडरस्कोर व्यू, और क्वेश्चन अंडरस्कोर व्यू पे हमने क्विज अटेम्प्ट और क्विज अटेम्प्ट ऑब्जेक्ट को निकाल लिया आईडी के बेसिस पे। हमने अटेम्प्ट आंसर, मतलब जो भी क्वेश्चंस हमें देने हैं यूज़र को, वो हमारे पास यहाँ पे मिल जाएंगे आंसर के अंदर। टाइम वगैरह चेक कर लिया, अगर ओवर नहीं हुआ है तो रिमेनिंग सेकंड्स कैलकुलेट कर लो, और ये सब डेटा आप पास कर दो किसके अंदर, question.html पेज के अंदर। तो ये पहला पेज हम बना लेते हैं question.html टेम्पलेट्स के अंदर। तो टेम्पलेट्स पे राइट क्लिक करके मैंने question.html वाले पेज को डिज़ाइन करना मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो होम पेज में हमने कैसा डिज़ाइन किया था, ठीक है, स्टार्टिंग का पार्ट में यहीं से ले लेता हूँ। ठीक है, ये स्टार्टिंग का पार्ट मैंने home.html से कॉपी करके question.html में रख लिया। ठीक है, बेस पेज को एक्सटेंड कर लिया ताकि हमें वो नेविगेशन बार वगैरह जो बेसिक डिज़ाइनिंग होता है वो मिल जाए। उसके बाद ब्लॉक कंटेंट यहाँ पे हमारा चालू हुआ, और लास्ट में हम ब्लॉक कंटेंट को एंड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम देखें, एक हमारे पास आउटपुट को हम साथ में देखते जाते हैं, तो ठीक है, या फिर ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखाते जाता हूँ, ऐसा हमें बनाना है। तो देखो, एक हमारे पास रो है, रो के अंदर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया ताकि हमारा सेंटर में आ जाए, और सेंटर में आने के बाद एक कॉलम बना लेते हैं 8 साइज का, और इस कॉलम को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये वाला डिव हमारा यहाँ पे क्लोज हुआ, और ये जो कॉलम था वो यहाँ पे क्लोज हुआ। अब इसके अंदर हमने फर्दर जो है एक डिव बनाया, और इसमें मैं डिस्प्ले फ्लैग्स का यूज़ कर लूँगा, क्योंकि आप देख रहे हैं एक तरफ मैंने अटेम्प्ट का आईडी और यूज़र का नाम दिखाया है, और दूसरी तरफ मैंने टाइमर और क्वेश्चन नंबर दिखाया है। तो इन दोनों को हमें एक दूसरे से एकदम जो है डिफरेंट पोजीशन पे सेंड करना है, मतलब एक एलिमेंट को लेफ़्ट पोजीशन पे, दूसरे एलिमेंट को राइट पोजीशन पे। तो वो हम जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन के थ्रू कर पाएंगे अगर मैं यूज़ कर लूँगा किसको, अगर मैं यूज़ करूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स को। मैं हिंट्स को थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, देन आफ्टर अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, एंड उसके बाद मार्जिन दे दिया बॉटम से 3। देन आफ्टर हम यहाँ पे इसके अंदर 2 एलिमेंट बनाएंगे इस डिव के अंदर, एक हमारा लेफ़्ट साइड में आएगा, एक राइट साइड में आएगा, क्योंकि हमने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर का यूज़ किया है। तो पहला डिव बनाया, और इसके अंदर मैंने क्लास यूज़ कर लिया स्मॉल, और टेक्स्ट म्यूटेट का यूज़ कर लिया, और यहाँ पे हम अटेम्प्ट का जो है
आईडी डिस्प्ले करेंगे, अटेम्प्ट आईडी। तो मैंने लिख दिया अटेम्प्ट कॉलन स्लेश, ये तो एज इट इज दिखेगा। फिर उसके बाद हमारा डेटाबेस से क्या आएगा, अटेम्प्ट का आईडी आएगा। तो मैंने लिखा अटेम्प्ट डॉट आईडी। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे व्यूज डॉट पी वाई के अंदर आपने यहाँ पे अटेम्प्ट को पास किया हुआ है कंटेक्स्ट में। तो हमने जब ये अटेम्प्ट को पास किया है तो इसका आईडी में डिस्प्ले कर सकता हूँ। तो अटेम्प्ट डॉट आईडी, अटेम्प्ट मॉडल का जो क्विज अटेम्प्ट मॉडल था उसका आईडी हमने डिस्प्ले कर दिया, एंड उसके बाद हमने प्लेयर का नाम डिस्प्ले कर दिया। तो अटेम्प्ट मॉडल से हमें जो क्विज अटेम्प्ट मॉडल था उससे हमें प्लेयर का नाम भी मिल जाएगा, प्लेयर अंडरस्कोर नेम। ठीक है, तो इस वाले डिव के अंदर हमारा यही रहेगा। इसको एक काम करता हूँ, यहाँ से कट करके मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। और इसके बाद मेरा जो दूसरा डिव रहेगा, ठीक है, अगर मैं आपको आउटपुट भी साथ में दिखाना चाहता हूँ तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको सबमिट कर देता हूँ। स्टार्ट क्विज पे क्लिक किया पर कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ पे तो 200 आ रहा है, बट ये पेज हमें रेंडर नहीं हो पाया। ठीक है, ये पेज हमें रेंडर क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे मैंने यूआरएल दे दिया क्विज अंडरस्कोर स्टार्ट। तो ये जाएगा हमारा क्विज अंडरस्कोर स्टार्ट पे, और क्विज अंडरस्कोर स्टार्ट क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा, स्टार्ट अंडरस्कोर क्विज को। ठीक है, स्टार्ट अंडरस्कोर क्विज को जब ये कॉल करेगा तो ठीक है, स्टार्ट अंडरस्कोर क्विज को ये कॉल करेगा तो ये फंक्शन हमारा चलना चाहिए, और ये फंक्शन चल जाएगा तो ये हमें क्विज अंडरस्कोर क्वेश्चन पे रीडायरेक्ट करेगा। और क्विज अंडरस्कोर क्वेश्चन हमारा ये वाला फंक्शन चलाएगा, और ये हमें रेंडर करवाना चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन डॉट एच टी एम एल पे। बट अभी मेरा क्वेश्चन डॉट एच टी एम एल तो यहाँ पे आया नहीं। तो आई थिंक मुझे लगता है ठीक है, एक काम करते हैं। ठीक है, वैसे आना तो चाहिए, लेकिन अभी भी अगर आ नहीं रहा है तो यहाँ पे क्योंकि हम पोस्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एक डेकोरेटर लगा के देख लेते हैं, @require अंडरस्कोर HTTP मेथड्स। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि हमारा जो व्यू है
वो पोस्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, है ना। ये डेकोरेटर जो है इंश्योर करता है कि ये व्यू जो है सिर्फ पोस्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। इसके लिए आई थिंक मुझे एक इंपोर्ट स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। फ्रॉम जेंगो डॉट व्यूज़ डॉट डेकोरेटर्स के थ्रू मैंने इंपोर्ट कर लिया किसको, रिक्वायर अंडरस्कोर एच टी टी पी मैथड्स को। फ्रॉम जेंगो डॉट व्यूज़ डॉट डेकोरेटर्स डॉट एच टी टी पी से हमने इंपोर्ट कर लिया। अभी चेक करते हैं। ओके, अभी यहाँ पे जा रहा है ना, ये आ गया स्लेश अटेम्प्ट स्लेश 1। ठीक है, अटेम्प्ट के बाद अटेम्प्ट का नंबर आ गया, अटेम्प्ट का आईडी, और ये क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्योंकि पहली बार में हमने यहाँ पे 1 पास कर दिया है। ठीक है, 1 पास किया तो ये भी हमारा चला। तो ये जो है हमें जहाँ जहाँ पे हमने फॉर्म के थ्रू जब एक्शन बताया है तो वहाँ पे हमें ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, सबमिट आंसर पे भी मुझे इसको देना पड़ेगा, तो ये आप दो जगह पे लगा लेना। ठीक है, इन दोनों फंक्शन में मैंने इस डेकोरेटर का यूज़ कर लिया, तो ये आप ध्यान से कर लेना, ये डेकोरेटर आप लगा लेना। ठीक है, बाकी में तो मुझे नीड नहीं आएगी, बट इन दोनों फंक्शन में आपको ये डेकोरेटर यूज़ कर लेना है अगर वर्क ना करे तो। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि हम जो है यहाँ पे आ चुके हैं। अब ये कुछ टाइम बाद हो सकता है ये एंड हो जाए। ठीक है, वैसे जावास्क्रिप्ट का भी हमने लॉजिक नहीं लगाया है, क्योंकि हमारा टाइमर भी तो चालू हो जाएगा ना। ठीक है, जावास्क्रिप्ट बनाएंगे तो हम टाइमर वहाँ पे दिखा पाएंगे। तो ये अटेम्प्ट का आईडी और प्लेयर का नाम आपको डिस्प्ले हो रहा है, सेंटर में आ रहा है ये। ओके, मुझे जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन लगाना था, सेंटर में नहीं आना चाहिए, ये हमारा लेफ्ट साइड में आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। अब दूसरा मैंने यहाँ पे ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और डिव में बना लेता हूँ। एक एलिमेंट तो ये हो गया मेरा, इस डिव के अंदर एक एलिमेंट ये हो गया। अब दूसरा एलिमेंट जो मुझे राइट साइड में दिखाना है, उसके लिए मैं एक और डिव बनाता हूँ। अब इसमें मुझे क्योंकि दो चीज़ें दिखानी है, क्वेश्चन का नंबर भी दिखाना है और टाइमर भी दिखाना है, तो अगेन मैं यहाँ पे डिफ्लेक्स का यूज़ करता हूँ, क्योंकि एक ही रो के अंदर मुझे काम करना है, मतलब दोनों साथ ही दिखाने, अलग उसमें नहीं दिखाना। तो डिफ्लेक्स का यूज़ कर लेंगे, और एक ही लाइन में, एक ही रो में हमारे पास टाइमर और क्वेश्चन नंबर आ जाएगा। तो गैप का यूज़ कर लिया, दोनों के बीच में गैप चाहिए 2 का। अलाइन आइटम्स सेंटर कर लिया, और क्वेश्चन दिखाना है वो हम एक स्पान के अंदर दिखा देंगे। उसके अलावा एक और स्पान बना लेंगे जिसके अंदर टाइमर दिखाएंगे। टाइमर के लिए हमें जावास्क्रिप्ट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ हम बैच क्लास का यूज़ कर लेते हैं। हमें इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके से दो बैच बनाने, एक डार्क वाला और एक वार्निंग वाला। तो एक मैंने यूज़ कर लिया बैच, और डार्क बैकग्राउंड के लिए बीजी डार्क का यूज़ कर लिया। देन आफ्टर मैंने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन,
और क्वेश्चन का जो नंबर है वो मुझे कहाँ से मिलेगा, ऑर्डर से। ठीक है, जो ऑर्डर नाम का की हमने यहाँ भेजा है, ठीक है, ये ऑर्डर में शुरू में हमने 1 भेजा है यहाँ से, और यहाँ पे हमने उसको रिसीव किया है ऑर्डर को। तो पहली बार में क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, और ये ऑर्डर को हमने यहाँ पे एज अ की वैल्यू पेयर भेज दिया है। तो जो की है हमारा, उस की को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट पेज ओपन हो गया। अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि हमारा टाइम ख़त्म हो गया। एक काम करता हूँ, मैं टाइम को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, नहीं तो फिर ये बार बार जो है हमें यहाँ पे लेके आ जाएगा। टाइम को थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। टाइम टाइम ठीक है, टाइम मैंने कहाँ दिया था, जब हमारा क्विज़ स्टार्ट हुआ था। यहाँ 300 दिया था ना, तो मैं कुछ ज़्यादा टाइम दे देता हूँ यहाँ पे। 3000 3000 दे देता हूँ मैं। ठीक है, तो अब हम वापस जाते हैं, एक बार फिर से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैं डिज़ाइनिंग आपको दिखाऊंगा कैसे ये सब डेटा डेटाबेस में स्टोर होते जा रहा है। ये मैंने कुछ भी नाम दिया। ओके, ये आ गया क्वेश्चन 1। ठीक है, तो 300 दिया था, तो 5 मिनट में हमारा जो था एंड हो गया था। हमारा हमारा जो क्विज था वो एंड हो गया था। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑर्डर ऑर्डर तो हमारा क्या हो गया, जो क्वेश्चन का नंबर है, और टोटल क्वेश्चन कितने हैं। टोटल हमारे जो क्वेश्चन है उसका डेटा मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, टोटल के अंदर, है ना। तो अब हमें ये दिखने लगा क्वेश्चन 1 आउट ऑफ 5। 5 क्वेश्चन में से ये आपका पहला क्वेश्चन। एंड उसके बाद हमारा यहाँ पे हम दिखा देंगे टाइमर। तो यहाँ बैज का यूज़ कर लिया और बीजी वार्निंग दे दिया। तो ये हमारा येलो कलर का एक और बॉक्स आएगा, बट कुछ दिख नहीं रहा उसके अंदर। तो टाइम हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा, टाइम और डैश डैश कॉलन डैश डैश। ठीक है, ये हाइफन सिंबल माइनस सिंबल जो भी आप बोलते हो उसको। तो ये टाइमर हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। इसको फॉन्ट को डार्क कर देते हैं, टेक्स्ट डार्क। ठीक है, जो फॉन्ट है उसको मैंने डार्क कर दिया, ब्लैक कर दिया। ठीक है, तो ये टेक्स्ट हमारा डार्क हो गया। ओके, इतना हो गया। अब हमें जावा स्क्रिप्ट का लॉजिक लिखना है। ये हमारा कॉलम था, कॉलम तो यहाँ पे एंड हो रहा है, और ये था हमारा डेव डेव डेव। ये वाला डेव किस चीज़ का है? ठीक है, अब जावा स्क्रिप्ट तो हम लगाएंगे, बट पहले हम क्वेश्चन वगैरह डिस्प्ले करवा देते हैं, है ना। वैसे डेव तो मुझे लगाना था, क्योंकि अब जो क्वेश्चन हम दिखाएंगे वो कार्ड लेआउट पहले बना लेते हैं। तो क्लास यूज़ कर लिया कार्ड, एंड शेडो दे दिया कार्ड में, क्योंकि बॉर्डर आता है। बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए, मैं उसकी जगह शेडो को यूज़ कर लूँगा। एंड मैंने फर्दर यहाँ पे डिव का यूज़ कर लिया, और क्लास यूज़ कर लिया कार्ड बॉडी।
कार्ड बॉडी यूज़ किया और पैडिंग दे दिया 4 का। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया, यहाँ तो नहीं आना चाहिए। तो ये जो है हमारा जो डिव था, ये पहले बंद करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो डिव हमने बनाया था डीफ्लेक्स वाला, ये तो मैंने इन दोनों एलिमेंट्स के लिए बनाया था, एक ये वाला एलिमेंट और एक ये वाला एलिमेंट। इसके एंड होने के बाद ये मेरा कार्ड स्टार्ट हुआ और ये कार्ड अब मुझे नीचे दिखने लगा। ठीक है, कार्ड बॉडी से हमारे पास स्पेस आ जाता है, पैडिंग आ जाता है, और मैंने पैडिंग एक्स्ट्रा भी दे दिया 4 का। उसके बाद हम सबसे पहले तो क्वेश्चन डिस्प्ले करते हैं। तो मैंने H5 का यूज़ किया, हेडिंग 5। इसके अंदर मैंने दे दिया क्लास, मार्जिन दे दिया बॉटम से 3 का, एंड क्वेश्चन को डिस्प्ले कर दिया। तो क्वेश्चन डॉट टेक्स्ट, हमने यहाँ से क्वेश्चन को तो पास किया था, और क्वेश्चन के थ्रू हम टेक्स्ट को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, इसके अंदर एक फॉरेन की था, तो हमने टेक्स्ट को एक्सेस कर लिया क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर ये टेक्स्ट नाम का जो फील्ड था उसको एक्सेस कर लिया, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन डिस्प्ले हो गया। ठीक है, क्वेश्चन डिस्प्ले होने के बाद हम बना लेते हैं एक फॉर्म, जिसके अंदर हमें मिलेगा हमारा रेडियो बटन्स। तो फॉर्म, अब फॉर्म के अंदर मैंने यहाँ पे मेथड यूज़ कर लिया पोस्ट, और एक्शन में दे दिया, जब हम सबमिट करेंगे तो हमें कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो जहाँ भी मुझे रीडायरेक्ट करना है उस यूआरएल का नाम मैंने यहाँ बता दिया। तो मैंने बताया क्विज अंडरस्कोर सबमिट पे मुझे डेटा सेंड करना है इस फॉर्म का, और इस यूआरएल में हमने 2 डायनामिक वैल्यूज़ भी ली हुई हैं, तो वो भी मुझे देनी पड़ेगी, अटेम्प्ट का आईडी और क्वेश्चन का नंबर। ठीक है, तो अटेम्प्ट का आईडी और क्वेश्चन का नंबर, ये क्वेश्चन का नंबर और ये अटेम्प्ट का आईडी, ये आपका जाएगा कहाँ पे, क्विज अंडरस्कोर सबमिट पे। तो क्विज अंडरस्कोर सबमिट, ये जो नाम था, यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट का आईडी और क्वेश्चन का नंबर, ये दोनों रिसीव होंगे। और अब इस फॉर्म के अंदर हम ठीक है, इस फॉर्म के अंदर हम बना लेंगे रेडियो बटन्स। जितने भी ऑप्शन है उतने हमारे रेडियो बटन्स आ जाएंगे। और जब भी आप मेथड पोस्ट यूज़ करते हो तो आप यूज़ करते हो CSRF अंडरस्कोर टोकन पाई जेंगो के अंदर। ठीक है, जेंगो में आप मेथड पोस्ट के केस में CSRF टोकन लगाते हो क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी अटैक से बचने के लिए। और यहाँ पे मैंने डिव का यूज़ किया। अब जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं इस तरीके से लिस्ट ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, ताकि ये बॉर्डर मुझे मिल जाए, बॉर्डर और पैडिंग वगैरह मिले। तो ये मुझे किससे मिल पाएगा, ये जो डिज़ाइनिंग है वो मुझे लिस्ट ग्रुप के थ्रू मिल सकता है। तो मैंने क्लास यूज़ कर लिया लिस्ट ग्रुप, लिस्ट ग्रुप, एंड उसके अंदर हमारे जितने भी रेडियो बटन्स हैं वो हम डिस्प्ले करवा देंगे, जितने भी ऑप्शंस हैं उतने रेडियो बटन डिस्प्ले करवा देंगे। तो हर एक क्वेश्चन के मेरे पास 4 ऑप्शंस थे जो मैंने डेटाबेस में इंसर्ट कर दिए थे। तो मैंने लिखा फॉर सी इन चॉइसेस। ठीक है, फॉर लूप लगाया, ये जो हमने चॉइसेस यहाँ पे भेजा है
इसके अंदर सारे ऑप्शंस होंगे हमारे करेंट क्वेश्चन के। ठीक है, करेंट क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस, 4 ऑप्शन होंगे तो ये लूप हमारा 4 बार चलेगा। एक एक करके जो चॉइस है वो हमारा सी नाम के वेरिएबल में जाएगा, लूप वेरिएबल में, और यहाँ पे हम लूप को एंड कर लेंगे, सॉरी एंड 4 करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लेबल क्रिएट कर लेंगे। जो हमें टेक्स्ट चॉइस डिस्प्ले करवाना है वो हम हम्म, ठीक है, पहले लेबल तो लगा ही दिया, क्योंकि लिस्ट ग्रुप के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, लिस्ट ग्रुप आइटम का यूज़ करते हैं, तभी जो प्रॉपर डिज़ाइनिंग है वो आ पाएगा। लिस्ट ग्रुप आइटम, जितने भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स आइटम रहेंगे उसमें हम लिस्ट ग्रुप आइटम लगाएंगे। और यहाँ पे मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, गैप दे दिया 2 का। ठीक है, हम चाहते हैं जो रेडियो बटन है और जो हमारा टेक्स्ट रहेगा, चॉइस का जो टेक्स्ट रहेगा, रेडियो बटन टेक्स्ट का चॉइस, तो वो एक एक लाइन में इस तरीके से आते जाएंगे, और उनके बीच में हमें गैप भी चाहिए, तो गैप हमने दे दिया 2 का। इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, रेडियो बटन चाहिए तो रेडियो हमने यूज़ कर लिया। और रेडियो बटन में क्या होता है, एक बार में एक ही सिलेक्ट हो पाता है, तो इसलिए हमने रेडियो बटन का यूज़ किया। और चेक फॉर्म चेक इनपुट लगाया ताकि रेडियो बटन में बूटस्ट्रैप का स्टाइलिंग आ जाए। मार्जिन दे दिया टॉप से 1 का, हर एक रेडियो बटन में ऊपर से मार्जिन आ जाएगा 1 का। एंड नाम दे दिया इसका मैंने चॉइस। वैल्यू, वैल्यू में दे दिया सी डॉट आई डी, और यहाँ पे मैंने लगा दिया रिक्वायर्ड। देन आफ्टर में यहाँ पे एंटर कर दूंगा, और स्पान स्पान टेक के अंदर मैंने सी डॉट टेक्स्ट, चॉइस का जो टेक्स्ट होगा वो डिस्प्ले करवा दिया। तो मेरे 4 जितने ऑप्शन होंगे उतने रेडियो बटन बन जाएंगे, और ये लिस्ट के फॉर्म में लिस्ट वाला स्टाइल आ गया इसमें, लिस्ट ग्रुप वाला। लिस्ट ग्रुप स्टाइल से क्या होता है, बॉर्डर आ जाता है, पैडिंग आ जाता है, हर एक उसके बीच में, ऑप्शन के बीच में ये लाइन आ जाती है। ओके, तो परफेक्ट है जैसा हमें चाहिए था। अब हमें ये सबमिट और नेक्स्ट का बटन चाहिए। तो लूप के एंड होने के बाद ये मेरा डिव यहाँ पे ख़त्म हुआ। इसके नीचे में इसके नीचे में सबमिट का बटन बना दूंगा। तो मैंने दे दिया बटन, और बटन मुझे कैसा चाहिए, सबमिट वाला बटन चाहिए, तो टाइप मैंने दे दिया सबमिट। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे सबमिट ही होता है, और क्लास यूज़ कर ली बटन, बटन प्राइमरी। ठीक है, ताकि हमारा बटन जो है ब्लू कलर में दिखे, बूटस्ट्रैप का उसमें स्टाइलिंग आ जाए। और मार्जिन दे दिया टॉप से 4। बटन के अंदर मैंने लिख दिया सबमिट एंड नेक्स्ट, सबमिट एंड नेक्स्ट। ठीक है, तो ये हमारे बटन पे लिखा हुआ आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा आ गया। ओके, अब हम टाइमर कैसे आएगा उसके लिए जावास्क्रिप्ट को लगा लेते हैं।
ठीक है, आप इसको प्रॉपरली टाइप करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट को। जावास्क्रिप्ट से जो हमारा टाइम कैलकुलेट होके आएगा वो हमें इस जगह पे इस स्पान पे दिखाना है। तो जावास्क्रिप्ट इस स्पान को एक्सेस कैसे करेगा, उसके आईडी के थ्रू। तो मुझे इसका कुछ ना कुछ आईडी देना पड़ेगा। तो ये जो स्पान है इसमें आप कुछ ना कुछ आईडी प्रोवाइड कर देना, और इसी आईडी से हम एक्सेस कर पाएंगे इसको। तो मैंने लिखा टाइमर बैज। ठीक है, अब मुझे हिंट्स की ज़रूरत आई थिंक पड़ेगी। ओके, तो अब मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ करने के लिए कोड लिख लेता हूँ। कहीं भी लिख सकते हैं, इस यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, नीचे भी लिख सकते हैं पूरा, यहाँ भी लिखोगे तो कहीं भी लिख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्क्रिप्ट, टाइमर स्क्रिप्ट, और इसके अंदर हम बनाएंगे फंक्शन। फंक्शन, ठीक है, तो मैंने लिखा फंक्शन, और तो ये जो मेरा फंक्शन है ये, इसको आप बोलते हो, नहीं इसको हाँ इसको इस तरीके से लिखते हैं। है ना, इस फंक्शन को आप क्या बोलते हो, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। ये फंक्शन मेरा अपने आप चलना चाहिए, जैसे ही मैंने बनाया अपने आप चालू हो जाए। अरे यहाँ काफ़ी अच्छा वैसे लॉजिक लिख के आ रहा है। हम्म, 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 हम्म। ठीक है, अब यहाँ कुछ लिखा हुआ तो काफ़ी कुछ आ रहा है, बट ठीक है मैं अपने से ही करता हूँ। मैं सबसे पहले तो यहाँ पे लिखता हूँ लेट रिमेनिंग इक्वल टू, एक हमने वेरिएबल बना दिया, लेट का यूज़ किया। एक काम करते हैं, हटाते हैं इसको, समझ मेरे को नहीं आ रहा। ठीक है, ये मैंने अभी बंद कर दिया कोपायलट को, पता नहीं क्या क्या हिंट आ रहे हैं। ठीक है, लेट रिमेनिंग इक्वल टू, रिमेनिंग नाम का बना लिया वेरिएबल। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो रिमेनिंग टाइम हमें हमारा कैलकुलेट हुआ था, आपको याद होगा ये रिमेनिंग टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया था इंटीजर के फॉर्म में, और उसको हमने यहाँ पे कंटेक्स्ट के अंदर पास कर दिया है, जो कि हमें इस HTML पेज पे रिसीव होगा। रिमेनिंग अंडरस्कोर सेकेंड्स, इंटीजर में है ये अभी। तो ये रिमेनिंग सेकंड्स हमने यहाँ पे रिसीव कर लिया। अब ये थोड़ा रेड लाइन वगैरह दिखा रहा है, क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, स्क्रिप्ट के अंदर हम ये सब यूज़ कर रहे हैं ना, तो मेरा VS कोड जो है इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। अदरवाइज़ वो एरर नहीं है ना, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो एरर नहीं है। एरर हो भी सकती है, बट दूसरा उसका रीज़न, हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर जेंगो का यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, वो जस्ट आईडी का आपका प्रॉब्लम है। ओके, यहाँ पे मैंने रिमेनिंग सेकंड्स को दे दिया, और रिमेनिंग सेकंड्स वैसे तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर नहीं मिला तो आप यहाँ लगा भी सकते हो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ कर लो 0। ठीक है, अगर बैकएंड से आपको मिला तो उसको यूज़ कर लेना, नहीं मिला तो आप 0 यूज़ कर लेना। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाया बैज नाम का। लेट कब यूज़ करते हैं, जब वैल्यू चेंज हो सकती है वेरिएबल की, तो लेट यूज़ कर लेते हो। कॉन्स्ट बना,
कॉन्स्ट भी तरीका होता है वेरिएबल बनाने का, लेट भी तरीका होता है वेरिएबल बनाने का जावास्क्रिप्ट के अंदर। कॉन्स्ट मतलब आप चेंज नहीं कर सकते हो, और लेट के अंदर वैल्यू जो है आपकी वेरी हो सकती है, आगे चेंज भी हो सकती है। ठीक है, उस और यहाँ पे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो ये जो मैंने आईडी दी थी ऊपर, इसके थ्रू मैं इस स्पान टेक को रिसीव कर लूँगा। ठीक है, आईडी के बेसिस पे मैंने इसको रिसीव कर लिया, एंड मैंने एक फंक्शन बनाया जिसमें मैं टाइम का फॉर्मेटिंग करूँगा। कुछ भी मैं इसका नाम दे सकता हूँ, मैंने दे दिया फॉर्मेट टाइम या अपडेट टाइम। क्या नाम दे दूँ इसका मैं? टाइम तो मेरे पास है, मुझे उसको फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट टाइम शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया FMT, है ना? जो भी नाम देना हो, ABCXYZ, कुछ भी नाम दे सकते हो। इसमें मैं क्या करूँगा, सेकंड्स को रिसीव करूँगा, और फिर उसको मैं मिनट और सेकंड के फॉर्म में डिस्प्ले करूँगा, है ना? जो सेकंड्स था इंटीजर के फॉर्म में, वो रिसीव करेंगे, फिर उसको मिनट और सेकंड्स के फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है इस तरीके से, मिनट मिनट कॉलन सेकंड सेकंड, दो डिजिट्स में मिनट और दो डिजिट्स में सेकंड को दिखाना है। ठीक है, तो कैसे हो पाएगा? कॉन्स्ट मिनट, तो पहले हम क्या करेंगे, सेकंड्स जो हमारे पास रहेंगे उसको अगर डिवाइड कर देंगे 60 से, तो हमारा जो है मिनट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास हैं 125 सेकंड, कमेंट में लिख देता हूँ, आपके पास मान लो 125 सेकंड्स हैं, तो उसको जब आप डिवाइड करोगे 60 से, तो आपको 2 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। तो हमें केवल इंटीजर वैल्यू चाहिए, 2 चाहिए, जैसे 2 पॉइंट समथिंग आया, 2.08 ऐसा कुछ आया, तो हमें केवल उसमें से 2 चाहिए। तो हम यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर का यूज़ कर लेते हैं, ताकि ओनली इंटीजर वैल्यू हमें मिले। ठीक है, मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है, नियरेस्ट लोअर इंटीजर वैल्यू निकाल के देता है। ठीक है, अब हम सेकंड्स निकाल लेंगे। मिनट हो गया, मिनट के बाद सेकंड्स कैसे आएगा, मॉड्यूलो के थ्रू आ जाएगा, है ना? ये आ गया ऑप्शन सेकंड्स। सेकंड्स को हम सिंपल SR नाम दे देते हैं, रिमेनिंग सेकंड्स, है ना? R के अंदर मेरा क्या आ गया, रिमेनिंग सेकंड्स आ गया। तो कैसे आया, जब हम मॉड्यूलो ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, मॉड्यूलो ऑपरेटर से क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, तो इसमें हमें रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। ओके, इतना हो गया। रिमेनिंग सेकंड्स आ गया, अब मैं इसको रिटर्न करवा दूंगा। हम्म, ठीक है, यहाँ पे ये आ रहा है रिटर्न, स्ट्रिंग के फॉर्म में हम रिटर्न करवा देंगे जो इसमें नंबर आया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लेके चला 125, तो 125 को डिवाइड किया 60 से, तो मेरे पास 2 मिनट आ गए। एंड अब जो मुझे क्या चाहिए, मुझे 2 डिजिट में चाहिए, जैसे 2 मिनट आए, तो मुझे क्या दिखाना है, 02, इस तरीके से दिखाना है मुझे फॉर्मेट, है ना?
तो 2 डिजिट में चाहिए, बट अगर 1 डिजिट होगा तो मुझे स्टार्टिंग में 0 लगा देना है उसमें, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे अगर मेरे पास है 125 सेकेंड, तो हमें क्या मिलना चाहिए, 02:05 मिलना चाहिए। अब जो 2 है तो वो अपने आप क्या हो जाए, 02 हो जाए, मतलब उसके आगे एक 0 आ जाए। अगर सिंगल डिजिट है तो उसमें आगे 0 आ जाए, तो वो पेड स्टार्ट के थ्रू हम कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बताया 2 डिजिट मुझे चाहिए, और अगर 2 डिजिट नहीं है तो आगे आप 0 का पैडिंग कर दो। ठीक है, इतना सही है। अब इस ये फंक्शन हो गया हमारा। एक और फंक्शन बनेगा जो हर एक सेकंड बाद इसको कॉल करेगा। ठीक है, तो एक हमने फंक्शन बना दिया टिक नाम का, और इसमें हमने सबसे पहले तो क्या किया, चेक किया रिमेनिंग सेकंड्स को। ये जो रिमेनिंग सेकंड हमें मिला था, इसको देखा कहीं ये 0 तो नहीं हो गया, या 0 से छोटा तो नहीं हो गया। रिमेनिंग सेकंड अगर 0 या 0 से छोटा होगा तो हम क्या करेंगे, बेज डॉट टेक्स्ट कंटेंट। अब बेज के अंदर यहाँ पे जब मुझे कुछ डेटा डालना है ना, तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट कंटेंट उसको बोलूँगा। एक तो इनर HTML भी होता है, उसके अलावा ये टेक्स्ट कंटेंट भी आप यूज़ कर सकते हो। बेज डॉट टेक्स्ट कंटेंट, मैंने इसको बेज नाम के वेरिएबल में रिसीव कर लिया था। ओके, बेज नाम के वेरिएबल में रिसीव कर लिया था एलिमेंट को, और उसके अंदर मैंने डाल दिया टाइम कॉलन एज इट इज लिख के आएगा, फिर ये कॉन्केटिनेशन कर दिया। इसके अंदर मैंने अ, एक काम करते हैं, अगर हाँ, यहाँ पे देखते हैं ना पहले। अगर टाइम छोटा है 0 से तो हमने 0 0 डाल दिया, मतलब अगर 0 से छोटा है तो माइनस में नहीं दिखाना मुझे, मैं 0 0 डाल दूंगा एटलीस्ट। और यहाँ पे मैंने कर दिया ऑटो सबमिट। ऑटो सबमिट तो करेंगे, बट हमें कहाँ सबमिट करना है, हमें रिजल्ट वाले, अगर टाइम ख़त्म हो जाता है तो मुझे रिजल्ट वाले पेज पे रिडायरेक्ट करना है। तो वहाँ पे रिडायरेक्ट करने के लिए मैं लिखूँगा विंडो डॉट लोकेशन डॉट href। ठीक है, अगर टाइम एंड हो जाता है तो मुझे रिडायरेक्ट करना है रिजल्ट वाले पेज पे। और रिजल्ट वाले पेज का जो यूआरएल था वो था क्विज अंडरस्कोर रिजल्ट, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्विज अंडरस्कोर रिजल्ट। और इसमें मुझे अटेम्प्ट का आईडी पास करना है। तो क्विज अंडरस्कोर रिजल्ट के अंदर मुझे अटेम्प्ट का आईडी पास करना है। तो ये मैंने अटेम्प्ट का आईडी इसमें पास कर दिया है। क्वेश्चन नंबर मुझे इसमें नहीं भेजना है, और यहाँ पे रिटर्न करवा दिया। ठीक है, बट अगर मेरा टाइम 0 से छोटा नहीं है या अभी 0 नहीं हुआ है तो ये इफ वाली कंडीशन गलत होगी, और मैं यहाँ पे लिखूँगा टाइम कॉलन और कॉन्केटिनेशन कर दूंगा इस फंक्शन का जो भी रिटर्न मुझे मिलेगा। तो इसके अंदर मैंने रिमेनिंग टाइम को डाल दिया, और रिमेनिंग टाइम को डाला तो ये मुझे क्या करेगा, जो भी टाइम होगा उसमें से मिनट और सेकंड्स को निकाल के देगा। मिनट और सेकंड, सेकंड मैंने आर नाम दिया है, रिमेनिंग सेकंड। ठीक है, आर मतलब रिमेनिंग सेकंड। तो इन दोनों को मैंने रिटर्न करवा दिया यहाँ से, और ये मुझे यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा इस फॉर्मेट में। जैसे 125 है तो 02:05 वो यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। अब टाइमर को मुझे बार बार अपडेट भी करवाना है। ये तो स्टार्टिंग टाइम तो आ गया, उसके बाद हर एक सेकंड बाद ये मेरा फंक्शन चलेगा। उसके लिए मैंने यहाँ बता दिया सेट टाइम आउट। इस फंक्शन को आप बार बार चलाते रहो हर एक सेकंड बाद। तो ये मैंने कर दिया टिक वाला फंक्शन
चलता रहे हर एक सेकंड बाद। यहाँ पे जो टाइम होता है वो मिली सेकंड में बताते हैं। 1000 मतलब 1 सेकंड बाद ये फंक्शन अपने आप कॉल होते जाए, बट एटलीस्ट एक बार हमें कॉल करना पड़ेगा, वो हम यहाँ कर देंगे। ठीक है, बाहर इस फंक्शन के बाहर एक बार तो हमें कॉल करना पड़ेगा। इनिशियली जो है हमने कॉल कर लिया, इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल कॉल, इनिशियल कॉल। ठीक है, इनिशियल कॉल टू स्टार्ट दी टाइमर। ठीक है, पहली बार हमने कॉल किया, फिर हर बार टाइम जो है हमारा एक से कम होते जाएगा। टाइम माइनस इक्वल टू 1 कर दो या माइनस माइनस कर दो, एक ही बात है। ठीक है, सिंपल मैंने लिख दिया माइनस माइनस। ठीक है, जो भी सेकंड होंगे उसमें 1 सेकंड कम हो जाएगा और फिर ये फंक्शन चलेगा, फिर माइनस हो जाएगा, तो ये टाइमर इस तरीके से हमारा चलते रहेगा। अब अगर सब कुछ सही है तो हमारा टाइमर यहाँ दिखना चाहिए, और टाइम अभी देख रहे हो आप, बहुत टाइम बचा है अभी। 20, हमने टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया था, तो 20 मिनट्स और बचे हैं यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो 20 मिनट्स अगर बचे हैं तो उनका यूटिलाइज कर लेते हैं, कुछ बाकी का डिज़ाइन बना लेते हैं। ओके, अब अगर मैं इसको सबमिट करूँगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने वैल्यू में क्या दिया है, आईडी दिया है। ये जो हमारा चेकबॉक्स, सॉरी रेडियो बटन है, उसमें वैल्यू में मैंने चॉइस का आईडी दिया हुआ है, और यहाँ पे हमने चॉइस का क्वेश्चन दिया हुआ है, चॉइस का जो टेक्स्ट है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो हम जाएंगे इस वाले यूआरएल पे, क्विज अंडरस्कोर सबमिट पे। अब जब तक टाइम चल रहा है तो मैं थोड़ा कुछ बना लेता हूँ। मैं आता हूँ क्विज अंडरस्कोर सबमिट पे, तो क्विज अंडरस्कोर सबमिट, क्विज अंडरस्कोर सबमिट जो है कौन से फंक्शन को कॉल करेगा, सबमिट अंडरस्कोर आंसर को। और सबमिट अंडरस्कोर आंसर हमें, ठीक है, यहाँ पे भी क्योंकि फॉर्म से हम यूआरएल हमने दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम ये बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम डायनेमिक वैल्यूज़ भी ले रहे हैं और हमने यूआरएल भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें ये बताना पड़ेगा। और ये किसी पेज को रेंडर तो करवा नहीं रहा, ये डायरेक्ट क्या कर रहा है, रीडायरेक्ट कर रहा है। तो इसने सब एआई वगैरह का रिजल्ट निकाल के रीडायरेक्ट कर दिया क्विज अंडरस्कोर रिव्यू पे। तो क्विज अंडरस्कोर रिव्यू पे हमारा ये फंक्शन चलेगा, और ये जो है हमें रिव्यू डॉट एच टी एम एल पेज रेंडर करवाएगा। तो इस पेज को हम बना लेते हैं रिव्यू डॉट एच टी एम एल को। ओके, तो अब बनाते हैं रिव्यू डॉट एच टी एम एल। तो यहाँ पे भी बेसिक, अब ये रेड लाइन आ रही है तो उसको इग्नोर करो अभी। हम्म, ठीक है, हो सकता है आपके उसमें ना आए, क्योंकि मेरे वी एस कोड इस वाले वी एस कोड में आती है, मेरे इस वाले सिस्टम में। हो सकता है कुछ सेटिंग मुझे करनी पड़े, आपको पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताओ क्या सेटिंग मुझे करनी पड़ेगी। ओके, मैं इतना कॉपी कर लेता हूँ, बाकी मैं अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लूँगा। और नीचे का जो पार्ट है एंड ब्लॉक, वो भी लगा देता हूँ। इस डिव को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, और अब मैं अपने से डिज़ाइन कर लेता हूँ, इसको बंद करता हूँ। ये दोनों जो डिव हैं उनको मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब ये जो मेरा कॉलम है, कॉलम कॉलम मीडियम, इसको 8 की जगह, ठीक है 8 रख लो, या थोड़ा और बड़ा करना हो तो 10 कर दो, 10 कर दिया मान लो।
ठीक है, अब इसमें मुझे क्या दिखाना है, इसमें हमें करना क्या है, रिव्यू। रिव्यू वाला पेज कुछ इस तरीके से रहेगा। थोड़ा बड़ा साइज कर दिया तो ये आएगा हमारा रिव्यू वाला पेज। तो इसमें हम क्या करते हैं, कॉलम के अंदर फिर से वही डीफ्लेक्स का यूज़ कर लेते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स, एक काम करते हैं, ये वाला जो पार्ट था, इतना मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ भी मुझे, ठीक है, ये थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेना आप राइट क्लिक करके। इसको सबमिट करता हूँ। अब देख, हाँ ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन 1 और ये 5। टाइमर की मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। देखो ये रिव्यू वाले पेज पे हम आ चुके हैं। रिव्यू वाले पेज पे आ गए तो मुझे जो है, मुझे क्या हटाना है यहाँ से, टाइमर की ज़रूरत नहीं है मुझे यहाँ पे। टाइमर को मैं यहाँ पे हटा लेता हूँ। ठीक है, बस इतना लगा दिया। अब इसके नीचे ये मेरा ये डिव था और ये वाला डिव, यहाँ तो हालांकि डिव लगाने की ज़रूरत नहीं थी वैसे, बट ठीक है, लगा लिया है तो लगे रहने देते हैं। या फिर हम ये जो पूरा लिखा है, हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो हमने लिखा है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा हमने लगा दिया है यहाँ पे कुछ, ठीक है, यहाँ पे स्पान को हटा देता हूँ, केवल ये डिव रख लेता हूँ। ओके, राइट क्लिक करके मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, बट इसको ध्यान से नीचे कर लेना। हम्म, ठीक है, अभी भी ऐसा ही आ रहा है। टाइमर हमारा हट गया। अब ये जो डिस्प्ले फ्लैक्स हमारा एंड हुआ, इसके बाद हम एक और डिव का यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने कार्ड लेआउट का यूज़ कर लिया, क्लास इक्वल टू कार्ड, शेडो दे दिया स्मॉल, बॉर्डर दे दिया 0, ठीक है, शेडो दे दिया तो बॉर्डर हटा दिया, और मार्जिन दे दिया बॉटम से 3 का। इसके अंदर मैंने यूज़ कर लिया एक और डिव, और यहाँ पे मैंने कार्ड बॉडी का यूज़ कर लिया ताकि हमारे पास पैडिंग आ जाए, कार्ड बॉडी, और अलग से भी हमने पैडिंग दे दिया 4 का। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले तो क्वेश्चन को दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने H5 का यूज़ कर लिया और मार्जिन दे दिया 3 का, मार्जिन बॉटम से 3, और क्वेश्चन को डिस्प्ले कर दिया, जो कि हमने कंटेक्स्ट में भेजा हुआ है क्वेश्चन, उसके थ्रू हमने टेक्स्ट यहाँ पे लगा दिया। ये सब मैंने कंटेक्स्ट में डेटा भेजा हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे भेजा है, तो क्वेश्चन के थ्रू हम टेक्स्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आ गया। अब जब तक मेरा टाइमर एंड नहीं होता तब तक मैं यहाँ पे डिज़ाइन कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ एक कंडीशन कि हमारा आंसर जो है सही है या गलत है। क्वेश्चन तो दिखा दिया, अब मुझे इस तरीके से, अगर सही आंसर होगा तो ग्रीन कलर में ऐसा करेक्ट दिखा देना है, और इनकरेक्ट आंसर होगा तो ऐसा रेड कलर में रॉन्ग दिखा देना है। तो मैंने लिखा आंसर डॉट
इज अंडरस्कोर करेक्ट, ये सब आप चेक कर लेना, कंटेक्स्ट में हमने ये सब पास किया हुआ है। ठीक है, अब एक एक बार बार आपको दिखाऊंगा तो टाइम काफ़ी लग जाएगा। ठीक है, इफ़ को मैंने यहाँ पे एंड कर दिया और इसके अंदर मैंने एक डिव यूज़ कर लिया। अगर आंसर हमारा करेक्ट है तो हम ग्रीन कलर में ग्रीन कलर का अलर्ट बॉक्स दिखा देंगे, अलर्ट, अलर्ट सक्सेस, और मार्जिन दे दिया बॉटम से कितना, 3। अलर्ट सक्सेस से क्या होगा, ग्रीन कलर वाला बॉक्स आ जाएगा हमारे पास, और स्ट्रॉन्ग टेक के अंदर मैंने क्या लिख दिया, करेक्ट लिख दिया। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, हमारा आंसर सही नहीं है, तो हम एल्स पार्ट लगा लेंगे। और एल्स पार्ट में हमने आ, दे दिया अलर्ट डेंजर, ताकि रेड कलर का बॉक्स आ जाए। तो अभी तो यहाँ पे कुछ इधर आ गई मेरी इफ़ एल्स एंड इफ़, मैंने सही तो कर दिया था बट शायद ये, ओके, ये 2 बार परसेंटेज लगा दिया है। ठीक है, इनकरेक्ट, पहला आंसर ही मेरा गलत हो गया, इनकरेक्ट आ गया। और ठीक है, मैंने कुछ देखा भी नहीं था, क्वेश्चन ऐसे ही अटेम्प्ट कर दिया था, इसीलिए मेरा इनकरेक्ट हो गया। तो इनकरेक्ट दिखा दो या रॉन्ग दिखा दो, और फिर हम थोड़ा सा क्या करते हैं यहाँ पे, बता देते हैं कि आपने जवाब क्या दिया था। मुझे तो याद भी नहीं है मैंने आंसर क्या दिया था, तो मैं देखना चाहता हूँ। तो मैंने डिव लगाया और इसमें क्लास दे दिया, मार्जिन दे दिया टॉप से 2 का, और इस डिव के अंदर मैं यहाँ पे 2 डिव और बना लूँगा। करेक्ट आंसर पहले मैं दिखा दूंगा, योर आंसर। स्ट्रॉन्ग टेक के अंदर मैंने ठीक है, स्ट्रॉन्ग टेक के अंदर मैंने लिख दिया योर आंसर। ठीक है, आपका जो आंसर था, तो हमारा जो आंसर था वो हमने यहाँ दिखा दिया, सेलेक्टेड डॉट टेक्स्ट, सेलेक्टेड डॉट टेक्स्ट। ठीक है, ये हमने पास किया है, हमारा आंसर ये था। और जो करेक्ट आंसर था वो दिखा देते हैं। तो करेक्ट आंसर कैसे मिलेगा, हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या पास किया था हमने, करेक्ट अंडरस्कोर चॉइस, करेक्ट अंडरस्कोर चॉइस डॉट टेक्स्ट। तो ये था करेक्ट आंसर, और हमने आंसर दिया ये वाला। उसके बाद एआई का एक्सप्लेनेशन हमें दिखाना है, वो कैसा आता है वो ज़रूरी है। हम्म, ठीक है, तो इसी एंड इफ के नीचे हम बना लेते हैं हेडिंग 6, एआई का एक्सप्लेनेशन और मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्लास लगा दिया, मार्जिन टॉप से 3, और यहाँ पे लिख दिया एआई एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब हम चेक कर लेंगे कि एआई का एक्सप्लेनेशन हमें मिला है या नहीं मिला है। तो मैंने कंडीशन लगा दी,
कि एआई का एक्सप्लेनेशन कुछ आया भी है या नहीं आया है। इफ आंसर डॉट एआई एक्सप्लेनेशन, तो एआई का एक्सप्लेनेशन हमें किस तरीके से दिखाना है। ठीक है, इसको यूज़ कर लेते हैं। क्या आ रहा है, डिव क्लास लगा दिया बॉर्डर राउंडेड पैडिंग 3 बीजी लाइट, और आंसर का एआई का एक्सप्लेनेशन दिखा दिया। उसके बाद एल्स पार्ट में दिखा दिया नो एक्सप्लेनेशन अवेलेबल। एक्सप्लेनेशन तो हो गया, उसके अलावा हमारे पास लर्न मोर भी था ना, दो फील्ड थे हमारे। एआई का एक्सप्लेनेशन था, पहले देखते हैं ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, एआई का एक्सप्लेनेशन भी आ गया, और क्या चाहिए, यही तो हमारा टारगेट था। और एआई का एक्सप्लेनेशन हमारे पास आ रहा है, ये कोई डेटाबेस से नहीं आ रहा, ये एआई के थ्रू आ रहा है। तो हमारा तो काम हो गया, मेन हमारा जो टारगेट था वो पूरा हो रहा है। ओके, एक्सप्लेनेशन आ गया, अब लर्न मोर चाहिए मुझे। तो लर्न मोर कैसे आएगा, यहीं पे एक और कंडीशन लगा लेते हैं। यहीं पे एक और कंडीशन लगा दी, एआई एक्सप्लेनेशन के बाद हमारा इफ आंसर डॉट लर्न अंडरस्कोर मोर, आंसर डॉट एआई अंडरस्कोर लर्न अंडरस्कोर मोर, ये फील्ड आप चेक कर लेना जो आपने नाम दिया हो। अगर ये भी अवेलेबल है तो ये भी डिस्प्ले कर दो। तो अरे ये कैसे आ रहा है, थोड़ा अच्छे से डिज़ाइन करते हैं, ये कैसे आ रहा है। लर्न अंडरस्कोर मोर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एच बना लेते हैं, इस तरीके से नहीं देते। हेडिंग एच लगा दिया, हमें तो यहीं पे दिखाना है। एच लगा दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया प्री फॉर्मेट। ठीक है, प्री फॉर्मेटेड के अंदर मैंने दिखा दिया। ओके, ये आ गया मेरा। ठीक है, बट ये एक एक ही लाइन में आ रहा है सब। एक काम करते हैं, यहाँ पे प्री के अंदर हम मार्जिन वगैरह तो हटा देते हैं, मार्जिन बॉटम से कर दो 0, और स्टाइल दे दिया मैंने वाइट स्पेस, वाइट स्पेस कॉलन प्री रेप। देखते हैं इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या। थोड़ा सही आया, बट ये मेरा अलग अलग लाइन में नहीं आ रहा, मुझे थोड़ा सा प्रॉम्प्ट चेंज करना पड़ेगा। ओके, बट हमारा आंसर आ रहा है, और ये ब्रैकेट भी आ रहा है, देखो ये हटाना चाहिए हमें। तो थोड़ा सा प्रॉम्प्ट हमें सही करना पड़ेगा अपना, है ना। ये मैंने क्या लगाया, वाइट स्पेस प्री रेप। इससे क्या होता है, अगर कुछ स्पेसेस वगैरह हमें मिले होंगे तो उसको ये प्रिजर्व करता है ना। कुछ स्लेश एन वगैरह हमें अगर मिला होगा बैकएंड से, तो वो भी हमें यहाँ प्रिजर्व होके मिलेगा। और ये डैश लगा हुआ आ रहा है, हाइफन लगा हुआ आ रहा है, क्योंकि हमने बोला था कि हाइफन हमें प्रोवाइड करना, हर एक जो हमारा वो है उसमें एक हाइफन हमें प्रोवाइड करते जाना। ठीक है, रिजल्ट तो आ रहा है, बट अभी थोड़ा प्रॉम्प्ट हमें और सही करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से ये और ज़्यादा सही आएगा। और प्री टैग लगा दिया, मतलब जैसा मिला हो वैसा ही दिखा दो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या देना है, हमारे बटन्स देना है। इफ़ लगाए यहाँ पे एल्स, एल्स में हम क्या दे सकते हैं, बॉर्डर राउंडेड। एल्स पार्ट में अगर हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला एआई का, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम अलर्ट का यूज़ कर लेते हैं। अलर्ट, अलर्ट वार्निंग।
ठीक है, अगर एआई का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला तो ये एल्स पार्ट चलेगा। मैंने यहाँ पे अलर्ट बॉक्स के अंदर एआई का जो एरर होगा वो दिखा दूंगा, AI_एरर। ठीक है, एआई का जो एरर मैसेज होगा वो दिख जाएगा। और अगर एरर मैसेज हमें नहीं मिलेगा तो हमने खुद से भी एक डिफ़ॉल्ट दे दिया, AI एक्सप्लेनेशन इज नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट। ओके, AI एरर हमने यहाँ से पास किया था, आप चेक कर सकते हो। नहीं दिया है क्या? तो AI का, सॉरी, यहाँ पे हमने AI का एरर दिया है। अच्छा, AI का एरर मैंने दिया नहीं है, मैं सेशन के अंदर भी दे सकता हूँ। तो मैंने वैसे कंडीशन तो लगा दी है कि अगर कुछ एरर नहीं मिला तो हमने डिफ़ॉल्ट दिखा दिया। ठीक है, तो हमने अगर नहीं दिया होगा एक्सप्लेन, हमारा एआई एरर नहीं आया होगा तो हमने ये दिखा दिया। या तो चलो जो पहले आ रहा था वही दिखा देते हैं, जस्ट हमने यही दे दिया। ठीक है, सिंपल इसके अंदर मैंने लिख दिया, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। ओके, अब इसके नीचे मैं 3 बटन बना लूँगा, एंड इफ़ के नीचे। तो मैंने यहाँ पे कुछ बटन बना लिए, div क्लास इक्वल टू डिस्प्ले फ्लेक्स। मुझे क्या करना है, 3 बटन बनाने हैं इस तरीके से। 3 नहीं, 2, हाँ 3 बटन वैसे लगेंगे। दिखा, अभी आपको 2 बटन दिख रहे हैं लेकिन ज़रूरत हमें 3 बटन की रहेगी। तो डिस्प्ले फ्लेक्स और गैप दे दिया मैंने 2 का, मार्जिन दे दिया मैंने 4 का, और यहाँ पे मैंने इफ़ की कंडीशन लगा दी, इफ़ इज अंडरस्कोर लास्ट। अगर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अगर ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है तो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन होगा तो हम इसको फिनिश कर सकते हैं। इज अंडरस्कोर लास्ट मैंने यहाँ से प्रोवाइड किया है, आंसर अंडरस्कोर रिव्यू। ठीक है, ये हमने प्रोवाइड किया है इज अंडरस्कोर लास्ट को। तो यहाँ पे हम एंकर टैग लगा देते हैं, और यहाँ पे मैंने क्विज अंडरस्कोर रिजल्ट पे रीडायरेक्ट कर दिया। अगर आपका लास्ट क्वेश्चन है तो आपने यहाँ पे लिखा व्यू फाइनल रिजल्ट, या फिर आपने लिखा फिनिश एंड व्यू रिजल्ट। ठीक है, अगर लास्ट क्वेश्चन होगा तो ये लिंक आपको दिखेगा, और यहाँ पे हम अटेम्प्ट का आईडी पास कर देंगे। एल्स में हमने क्या किया, एल्स पार्ट में हमने सेकंड क्वेश्चन पे जाने के लिए, अच्छा सेकंड क्वेश्चन पे जाने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया,
क्विज अंडरस्कोर क्वेश्चन, अटेम्प्ट का आईडी और नेक्स्ट ऑर्डर, ये तीनों हमने पास कर दिए। और इस एंड इफ के नीचे हमने दे दिया एंकर टैग क्लास इक्वल टू, अगर आपको होम पेज पे जाना है तो आप होम पेज पे भी जा सकते हो वापस, बटन आउटलाइन सेकेंडरी, ठीक है। मैंने यहाँ पे दिया बटन आउटलाइन सेकेंडरी, HREF के अंदर दे दिया URL, और यहाँ पे दे दिया क्विज अंडरस्कोर होम। ठीक है, और यहाँ पे बैक टू होम लिख दिया। ठीक है, बैक टू होम या फिर होम लिख दिया। ठीक है, तो अभी आप, अगर मेरा टाइम ख़त्म नहीं हुआ है तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन और होम का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करने पर क्या होगा, हमारा दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। आई थिंक रिजल्ट आ रहा है यहाँ तो, क्योंकि मेरा टाइमर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, मेरा टाइम एंड हो चुका है, तो ये रिजल्ट वाला पेज आ रहा है जो कि अभी हमने बनाया नहीं है। ठीक है, तो अब आगे इसका जो हमारा रिजल्ट वाला पेज है वो हम बनाएंगे, एंड इसको थोड़ा सा चेंज करके देखेंगे प्रॉम्प्ट को, अगर थोड़ा कुछ चेंज हुआ है ना। मैं चाहता हूँ ये जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट आ रहे हैं, 3 4 जो भी पॉइंट आ रहे हैं, तो वो अलग अलग लाइन में आए। देखते हैं अगर हो पाए तो। और ये हमारा होम पे रीडायरेक्ट हो रहा है, सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।